कुछ घर अपनी दीवारों में कहानियां छुपाए रखते हैं और कुछ घर वो होते हैं जिनकी दीवारें खुद चीखने लगती हैं। आज हम जिस घर की बात करेंगे वो न्यूयॉर्क के छोटे से कस्बे एमिटीविल में वाक़ है। एक पुरसुकून, खूबसूरत और खुशहाल जगह जहां 1974 की एक रात ने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये कहानी है 112 ओशन एवेन्यू के उस घर की जहां एक खानदान को नींद में मौत ने आ लिया और फिर उसके बाद वहां आने वालों ने कहा ये घर अब इंसानों के लिए नहीं रहा। इस कहानी में हम बात करेंगे 1. इस खानदान के कत्ल की पूरी हकीकत, 2. उस मकान की पुरानी तारीख, 3. नए खानदान की वो डरावनी रातें, 4. उन पर होने वाली तहकीकात, 5. फिल्मों और किताबों की हकीकत, 6. और आखिर में ये सवाल, क्या ये सब वाकई हुआ या ये सब सिर्फ इंसान के खौफ का फरेब था? तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक हॉरर स्टोरी नहीं, ये हकीकत और वहम के बीच एक पल है जिसके पार झांकना शायद हर किसी के बस की बात नहीं। ये 13 अमेरिका की रियासत न्यूयॉर्क में एक छोटा सा कस्बा एमिटीविल, जहां रोनाल्ड डिफेओ जूनियर नाम का 23 साला लड़का अपने माँ बाप और बहन भाइयों के साथ रहता था। इसके वालिद रोनाल्ड सीनियर थे, एक सख्त मगर मेहनती आदमी थे। माँ लुईज डिफेओ नर्म दिल मगर खौफजदा मिजाज की औरत थी। 5 बच्चों में रोनाल्ड जूनियर सबसे बड़ा था। बाकी बहन भाइयों के नाम थे डाउन, एलिसन, मार्क और जॉन मैथ्यू। सब कुछ ठीक लगता था, लेकिन नहीं था रोनाल्ड जूनियर। अक्सर अपने वालिद से झगड़ता, शराब और नशे में रहता और उसके दोस्तों ने बताया कि वो कुछ अजीब आवाजों का जिक्र करता था। 13 नवंबर की रात घर के सब अफराद सो चुके थे। सुबह 3 बजे के करीब रोनाल्ड जूनियर ने 1.35 मार्लिन राइफल उठाई और एक एक करके अपने माँ, बाप, बहनों और भाइयों को गोली मार दी। हर गोली के बाद सिर्फ सन्नाटा था। किसी ने चीख नहीं मारी, जैसे सब मुनजमिद हो गए हों। बाद में पुलिस ने हैरत से कहा, 6 गोलियां, 6 लाशें और किसी ने एक आवाज भी नहीं सुनी। कुछ गवाहों का कहना था कि उस रात घर से कोई साया निकला था, जबकि खुद रोनाल्ड जूनियर ने पुलिस को कहा, मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि आवाजों ने मुझे हुक्म दिया। यही जुमला बाद में इस कहानी को एमिटीविल हॉरर बनाने वाला था। सुबह के करीब 6:30 एमिटीविल की सड़क पर एक नौजवान चीखता हुआ भागता नजर आया। वो था रोनाल्ड डिफेओ जूनियर, जिसके कपड़ों पर खून लगा हुआ था। वो करीबी बार में दाखिल हुआ और चिल्लाया, मेरा पूरा खानदान मार दिया गया है, कोई मदद करो। पुलिस जब 112 ओशन एवेन्यू पहुंची तो मंजर देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। 6 लाशें, हर एक अपने बेड पर चित लेटी हुई, जैसे सबको सोते हुए मारा गया हो। किसी ने भागने या चीखने की कोशिश भी नहीं की थी। हर कमरे में एक जैसा नक्शा, बेड, तिकिया और खून में डूबा बदन। पुलिस को लगा कि शायद कोई बाहर से आया होगा, लेकिन दरवाजे, खिड़कियां सब बंद थीं। कोई जबरदस्ती का निशान नहीं। सिर्फ एक बात अजीब थी, सबके जिस्म इसी समत मुंह किए हुए थे और किसी ने आवाज नहीं निकाली। पुलिस ने सवाल किया, रोनाल्ड, तुम कहाँ थे जब ये सब हुआ? उसने कहा, मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर था, वापस आया तो सब मरे हुए थे। लेकिन चंद घंटों बाद उसकी कहानी बदलने लगी। सच सामने आने लगा। पुलिस को उसके कमरे से राइफल का डब्बा मिला और गोलियों के खोल मिले जो उसी राइफल के थे। फिर फॉरेंसिक ने बताया सबको 35 मार्लिन राइफल से मारा गया, जो रोनाल्ड जूनियर के पास थी। अब इनकार मुमकिन नहीं था। जब उसे दोबारा पूछा गया तो वो चुप रहा, फिर एकदम बोला, ठीक है, मैंने किया, लेकिन मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया। वो आवाजें थीं जो मुझसे ये सब करवा रही थीं। आवाजें कौन सी थीं? पुलिस ने पूछा, क्या मतलब आवाजें? रोनाल्ड जूनियर ने जवाब दिया, मैं कई दिनों से सुनता था कि कोई मुझसे कह रहा है, मार दो इन्हें, वो तुम्हारे खिलाफ हैं। पहले मैं डरता था, फिर मैंने मान लिया। ये बात सिर्फ पुलिस को नहीं, बल्कि बाद में अदालत में भी उसने यही दोहराई। केस ने पूरे अमेरिका को हिला दिया। एक बेटे ने अपने माँ बाप और बहन भाइयों को मार दिया, लेकिन सवाल ये था, क्यों? पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कहा, यह कत्ल पैसे और नफरत की वजह से किया गया, मगर दिफाई वकील ने कहा, रोनाल्ड पागल नहीं, पोजेस्ड था, इस पर कोई शैतानी ताकत काबिज थी। अदालत के दौरान रोनाल्ड जूनियर कभी हंसता, कभी रोता, कभी कहता, वो मेरे दिमाग में अब भी हैं, कभी कहता, मैं कुछ साबित नहीं कर सकता, मगर मैं अकेला नहीं था। बिलाखिर 1975 में अदालत ने फैसला दिया, रोनाल्ड डिफेओ जूनियर मेंटली इल जरूर है, मगर कत्ल उसने खुद किया है। उसे 6 बार उम्र कैद,
6 लाइफ सेंटेंसेस की सजा सुनाई गई। इस केस के बाद वो घर मशहूर हो गया। पुलिस, रिपोर्टर्स और मकामी लोग सब बात करने लगे। एक ऑफिसर ने बाद में बताया, जब हम लाशें निकाल रहे थे तो अचानक घर की लाइट्स खुद बुझ गईं, हालांकि बिजली ठीक थी। एक और पुलिसमैन ने कहा, हमें ऐसा लगा जैसे कोई छांव हमारे पीछे से गुजर गई हो। यही वो लम्हा था जब एमिटीविल का घर महज कत्ल का मकाम नहीं रहा, बल्कि बदरूहों का ठिकाना कहलाने लगा। ये घर 13 महीने तक खाली रहा। फिर एक नया खानदान वहां शिफ्ट हुआ, जिन्होंने सोचा कि शायद ये सब अफवाहें हों। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि जिस घर में वो जा रहे हैं वो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। दिसंबर 1975। कत्ल के वाकये को गुजरे तकरीबन 1 साल हो चुका था। एमिटीविल का वो घर अब खाली पड़ा था। इसी दौरान एक नया खानदान, जॉर्ज लेट्स और कटी लेट्स, अपने 3 बच्चों के साथ वहां शिफ्ट होने का फैसला करते हैं। घर बहुत खूबसूरत था, 6 बेडरूम, बड़ा लॉन, दरिया के करीब, और सबसे बड़ी बात, कीमत आम घरों से आधी थी। जब उन्होंने रियल एस्टेट एजेंट से पूछा, यह घर इतना सस्ता क्यों है, उसने थोड़े तवक्कुफ के बाद कहा, यहां 1 साल पहले 6 लोगों का कत्ल हुआ था। जॉर्ज ने कैथी की तरफ देखा। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर वो बोला, हमें कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ कहानियां हैं। लेकिन वो नहीं जानता था, कुछ कहानियां घरों के साथ मरती नहीं, बल्कि नए लोगों के साथ जिंदा हो जाती हैं। पहली रात। खामोशी जो बोलती थी जब लुट्स फैमिली पहली रात वहां सोई, सब कुछ नॉर्मल लगा। लेकिन आधी रात को जॉर्ज की आंख खुली। कमरा बर्फ की तरह ठंडा था, हीटर चल रहा था, दरवाजे बंद थे, फिर भी सांस से भाप निकल रही थी। कैथी ने आंखें खोली और देखा, बेड के पास खिड़की खुली थी, हालांकि वो खुद बंद करके सोए थे। उन्होंने सोचा शायद हवा से खुल गई हो, लेकिन अगली रात फिर वही हवा। तीसरी रात जॉर्ज ने एक आवाज सुनी, जैसे कोई दरवाजे के पास चल रहा हो, लेकिन जब वो देखने गया, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। कमरे में वो अजीब सी बदबू महसूस करता, कभी गोश्त जैसी, कभी गंधक जैसी। बच्चों ने कहना शुरू किया, अम्मी, हमारे कमरे में कोई आंटी आती हैं। कैथी ने पूछा, कैसी आंटी? छोटी बेटी मिसी ने कहा, उनका नाम है जोडी। वो कहती हैं कि वो अकेली हैं, इसलिए मेरे साथ खेलने आती हैं। कैथी ने सोचा ये बच्चों की तखय्युल की बात होगी, मगर एक दिन जब उसने खिड़की से बाहर देखा, उसने लाल आंखों वाली एक सायादार शक्ल देखी। और वही वक्त था जब उसने पहली बार महसूस किया, यह घर नॉर्मल नहीं है। अब घर बदलने लगा था। दरवाजे खुद खुलते, दीवारों पर काई जैसा सब्ज मादा बहता, और रात को पाइपों से चीखों जैसी आवाज आती। जॉर्ज दिन रात हीटर के सामने बैठा रहता, फिर भी कहता, मुझे सर्दी लग रही है। उसका रवैया बदल गया, वो घंटों बैठकर आतिशदान को देखता रहता। कैथी के ख्वाब अजीब होने लगे। वो बार बार एक औरत को देखती जो चीख रही थी, और एक बंदूक उसके सर पर थी। कैथी ने सोचा शायद ये सब रूहानी मसला है। उसने एक पादरी को बुलाया, फादर रैल्फ पेकोरारो। जब वो घर में दाखिल हुआ और बरकत देना शुरू की, तो अचानक पीछे से एक भारी आवाज आई, गेट आउट। पादरी साकित रह गया। उसे लगा किसी ने कान के करीब कहा हो, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने फौरन बाहर जाकर जॉर्ज को कहा, इस घर में मत रहो, तुम्हें यहां नहीं रहना चाहिए। मगर जॉर्ज ने मुस्कुराकर कहा, फादर, हम डरने वाले नहीं हैं। ये जुमला कहकर उसने दरवाजा बंद किया, और वो खुद नहीं जानता था कि वो दरवाजा अब आम दुनिया पर नहीं, बल्कि किसी और जहान पर बंद हुआ था। अब हालात बिगड़ने लगे। हर रात कोई ना कोई चीज होती, दरवाजे टूटते, दीवारों पर आवाजें, और जॉर्ज का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। बच्चों के कमरे में एक नामालूम बदबू हमेशा रहती। एक दिन मैसी की खिड़की के बाहर किसी जानवर जैसी हिनकार सुनाई दी। जब जॉर्ज ने देखा, खिड़की के बाहर 2 लाल आंखें घूर रही थीं। वो भागा, बाहर गया, मगर कुछ न मिला। सिर्फ बर्फ पर जानवर जैसे बड़े पंजों के निशान थे। 24 दिन गुजरे, और लुट्स फैमिली का हाल ये था कि किसी को नींद नहीं आती थी। जॉर्ज हर रात 3:15 पर जागता, बिल्कुल वही वक्त जब डिफेओ मर्डर्स हुए थे। और आखिरी रात, कैथी ने चीखते हुए जॉर्ज को जगाया, बच्चों को उठाओ, कुछ हमारे कमरों में है। दरवाजे धड़ाम से बंद होने लगे, दीवारों से सब्ज माए बहने लगा, और पूरे घर में किसी औरत की चीख गूंजने लगी।
वो सब भागकर घर से निकले। रात के अंधेरे में सिर्फ वो, उनकी कार और पीछे रह गया एमिटीविल का वो घर जो अब जिंदा था। अगली सुबह वो वापस नहीं गए। वो अपने कपड़े, अपना सामान, सब कुछ वहीं छोड़ आए। बाद में किसी ने वो घर देखा तो कहा, सब चीजें अपनी जगह थीं, जैसे वो कल ही यहां से निकले हों। लेकिन घर के अंदर हर चीज पर पतली सी नमदार तह जमी थी, जैसे कोई सांस लेता साया अब भी वहां मौजूद हो।